किसान भाई और बहनों, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। गांव किसान आपका अपना कार्यक्रम है जहां हम बात करते हैं गांव की, किसानों की और उनकी बेहतरी के लिए हम तमाम नई नई जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत होगी खेती किसानी से, उसके बाद बात करेंगे हमारा पशुधन की और अंत में दिखाएंगे कामयाब किसान की दास्तान। तो चलिए शुरुआत करते हैं गाँव किसान की। खेती किसानी में आज हम बात करेंगे गन्ना फसल के बारे में, जो कि एक व्यावसायिक फसल है और हमारे किसान बड़े पैमाने पर इसकी खेती करते हैं। अच्छी बात यह भी है कि अन्य फसलों के मुकाबले इसमें जोखिम भी कम होता है। ऐसे में हमारे किसान अच्छा लाभ ले सकते हैं अगर वो विशेषज्ञों की राय के अनुसार खेती करें तो। आइए जानते हैं कि गन्ने की कौन सी अच्छी किस्में हैं और किस विधि से आप गन्ने की फसल ले सकते हैं ताकि पैदावार में बढ़ोतरी हो। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। गन्ना हमारे देश की प्रमुख नकदी फसल है। देश में सबसे ज्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में पैदा किया जाता है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, हरियाणा और पंजाब में भी गन्ना की अच्छी खासी पैदावार ली जाती है। गन्ना को मुख्य रूप से चीनी और गुड़ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मांग हमेशा बनी रहती है। यही वजह है कि किसान नई विधियां अपनाकर गन्ने की भरपूर पैदावार ले रहे हैं। गन्ने की बेहतर पैदावार लेने के लिए सही समय पर बुआई करना चाहिए। हमारे देश में शरदकालीन गन्ना की बुआई का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से नवंबर है, जबकि बसंतकालीन गन्ना 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच लगाना चाहिए। गन्ना के लिए काली भारी मिट्टी, पीली मिट्टी और रेतीली मिट्टी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इनमें जल निकासी का गुण होता है। गन्ना बहुवर्षीय फसल है। इसकी भरपूर पैदावार लेने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे खेत की गहरी जुताई के बाद 2 बार कल्टीवेटर या पाटा लगाकर खेत तैयार करें। बुआई के लिए गन्ना बीज उन्नत जाति, मोटा, ठोस, शुद्ध व रोग रहित होना चाहिए। बुआई के लिए ट्रेंच विधि लाभकारी है। ट्रेंच विधि गन्ना बुआई के लिए इस्तेमाल होने वाली ट्रेंच विधि में 30 सेंटीमीटर चौड़ी और इतनी ही गहरी नाली बनाई जाती है। 2 नालियों के बीच की दूरी 120 सेंटीमीटर रखी जाती है। फिर 2 आंख वाले गन्ने के टुकड़े लेकर उन्हें आड़ा बोया जाता है और 2 टुकड़ों के बीच करीब 10 सेंटीमीटर दूरी रखी जाती है। इस विधि में बीज थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन इससे 25% तक ज्यादा फसल ली जा सकती है। तैयार ट्रेंच में सबसे पहले उर्वरक डालें। इसमें डीएपी, यूरिया और पोटाश डालें। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 100 किलो यूरिया, 130 किलो डीएपी, 100 किलोग्राम पोटाश, ये तीनों मिलाकर ट्रेंच की तलहटी पर जमीन पर डालें। किसान इस बात का ध्यान रखें कि जब उर्वरक डाल रहे हो उसी समय बिजाई का काम करें। इसके अलावा किसान गोबर की खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गन्ना एक ऐसी फसल है जिसमें पानी की ज्यादा जरूरत होती है। फसल के जमाव, कल्ले निकलने और बढ़वार के समय मिट्टी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। किसान पानी की बचत के लिए टपक सिंचाई विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर खेत को छोटी छोटी क्यारियों में बांटकर सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण, इसके लिए 3 से 4 बार खेत में निराई गुड़ाई करना चाहिए। यदि किसान खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल कर रहे हो तो कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। तैयार गन्ना फसल की कटाई नवंबर माह के अंत में मार्च अप्रैल तक की जाती है। जब गन्ने के रस में चीनी की मात्रा सर्वाधिक हो तभी फसल की कटाई का काम करना चाहिए। कटाई करते समय किसान इस बात का ध्यान रखें कि कटाई जमीन की सतह से करें। ऐसा करने से फुटाव अच्छा होता है। तो अभी आपने खेती किसानी में जाना कि गन्ने से जुड़ी कौन कौन सी विधियां हैं जिसका इस्तेमाल हमारे किसान कर सकते हैं और पैदावार को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गाँव किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी,
समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान और अब बात हमारा पशुधन की। हमारा पशुधन में हम आपको पशुपालन से संबंधित तमाम नई नई जानकारियां देते हैं ताकि हमारे पशुपालकों को लाभ हो सके। और आज इसी कड़ी में हम आपको बताएंगे भेड़ पालन के बारे में, जिसे व्यावसायिक रूप से हमारे पशुपालक अपनाकर लाभ ले सकते हैं। भेड़ पालन की बात करें तो ये कई वजहों से किया जाता है। मांस के लिए और ऊन के लिए भी हमारे किसान भेड़ पालन करते हैं। तो कैसे करें कम लागत में भेड़ पालन, आइए जानते हैं। भेड़ छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि है। इनसे दूध की पूर्ति तो होती ही है, साथ ही अन्य तरह के उत्पाद भी मिल जाते हैं। इसके अलावा इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि इनके आवास और आहार पर कम खर्च करना होता है। लेकिन बदलते पर्यावरण में पशुओं में भी कुछ समस्याएं देखी गई है। पशु गणना की रिपोर्ट के हिसाब से 2007 से 2012 के दौरान भेड़ों की संख्या में 9% की कमी पाई गई है, जिसके पीछे कई कारण मौजूद है। लेकिन समाधान केवल एक कि नवीन जानकारियों को अपनाते हुए भेड़ पालन को बढ़ावा देना, साथ ही मौसम में हो रहे बदलाव से पशुओं की रक्षा करना। अगर कुछ पहलुओं पर गंभीरता से सक्रिय कदम उठाए जाए तो भेड़ों की संख्या में भी इजाफा किया जा सकता है और इनसे मिलने वाले उत्पाद में भी। भेड़ का पोषण प्रबंधन। भेड़ों को चारा दिन के बाद या शाम के बाद देना चाहिए। ऐसा करने से उसके शरीर के ताप को नियंत्रित किया जा सकता है। पशुओं को रेशेदार आहार की जगह दाना युक्त आहार ज्यादा दे। भेड़ के आहार में पोटेशियम का स्तर बढ़ाए। हरा चारा उपलब्ध न होने की दशा में दाना मिश्रण में विटामिन की मात्रा दे। तापमान और आर्द्रता में बदलाव होने पर पशुओं के शरीर में कीड़ों का संक्रमण बढ़ जाता है। बारिश में होने वाले बदलाव भी उन पर विपरीत असर दिखाते हैं। ऐसी स्थिति में झुंड में रहने वाले पशुओं में संक्रमण फैलने की आशंका भी ज्यादा रहती है। इसके समाधान के लिए ये उपाय अपनाएं। नियमित रूप से पशुओं की सफाई करें। पशु आवास में भी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। रोग निवारण के लिए टीकाकरण कराएं। अप्रिय स्थिति होने पर पशु चिकित्सक से संपर्क करें। मौसम के अनुरूप सुरक्षा देकर पशु हानि को कम से कम किया जा सकता है। उसके लिए इन बातों का ध्यान रखें। जैव अजैव कारकों से पशु की रक्षा करें। पशु आवास ऐसा होना चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों में भी पशु सहज महसूस कर सके। पशु आवास हवादार होना चाहिए। शेड में पशुओं की संख्या निश्चित रखें जिससे पशु रहने में सहज महसूस करें। भेड़ों से आय होती रहे और इनकी संख्या में भी इजाफा होता रहे। इसके लिए इन सारी बातों का पालन करना बेहद जरूरी है। तो
कभी आपने देखी भेड़ पालन पर यह विशेष रिपोर्ट। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर की, जिसमें हम आपको पशुपालन से संबंधित तमाम जानकारियां देते हैं ताकि हमारे पशु स्वस्थ रहें और उनकी उत्पादकता प्रभावित ना हो। तो आइए जानते हैं कि क्या है आज हमारे विशेषज्ञों की सलाह आज के पशुपालक कैलेंडर में। फरवरी में ध्यान देने वाली बातें। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फरवरी माह में अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना रहती है, अतः पशुओं को भीगने से बचाएं एवं बादल हटने पर सर्दी के बढ़ने के आसार को देखते हुए पर्याप्त बचाव के उपाय करें। जो पशु जनवरी माह में नियंत्रित प्रजनन कार्यक्रम के तहत उपचार में थे, उनका अनुसरण फरवरी माह में भी रखा जाए ताकि सभी पशु इस महीने तक गर्भित हो जाएं। नवजात बछड़े बछड़ियों को अंतः परजीवी नाशक नियमित रूप से दें। मेमनों को पीपीआर का टीका लगवाएं। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए उनका दूध पूरा व मुट्ठी बांध कर निकालें। तो ये था इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान और अब बात कामयाब किसान की। कामयाब किसान की कहानी यानी उन किसानों की कहानी जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और कामयाबी हासिल की है। ये वो किसान हैं जिन्होंने चुनौतियों के सामने झुकना नहीं सीखा और कामयाबी हासिल करके ही दम लिया। आज के हमारे ऐसे ही कामयाब किसान है हुकुमचंद, जो कि राजस्थान से संबंध रखते हैं और इन्होंने जैविक खेती को अपनाया। तो आइए जानते हैं उनके कामयाबी की कहानी के बारे में। जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, इसी अवधारणा को समझते हुए ज्यादातर किसान रासायनिक खेती को छोड़ जैविक खेती को अपना रहे हैं। रासायनिक खेती से जहां पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है, वहीं मानव स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर दिखाई देने लगा है। इस गंभीरता को समझा राजस्थान के किसान हुकुमचंद जी ने। जैविक खेती में किए गए उनके प्रयासों की वजह से ही उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। राजस्थान जिला झालावाड़ के रहने वाले हुकुमचंद पाटीदार जी का खेती से बड़ा गहरा नाता है। वो पहले रासायनिक खेती किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे रासायनिक खेती के दुष्परिणाम सामने आते गए, वैसे वैसे हुकुम जी ने इससे नाता तोड़ लिया और साल 2003 से जैविक खेती का रुख कर लिया। हालांकि शुरुआत में उन्हें पहले के मुकाबले 60% कम पैदावार मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि उनका लक्ष्य रासायनिक खेती की जगह जैविक खेती को अपनाना था। वो अपने फैसले पर अडिग थे और इसी फैसले के तहत हुकुम जी ने अगले साल 40 एकड़ खेत में जैविक खेती की। इस बार खेती करते हुए उन्होंने अपनी कमियों को दूर किया और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। जब रासायनिक खेती
भी हमारे पूर्वज अभी लंबे समय से सन 1965-66 से करते चले आ रहे थे। अब दिक्कत ये आई कि धीरे धीरे परिवार के लोग अस्वस्थ होने लगे, हमारी धरती अस्वस्थ होने लगी और इससे ऐसा लगा कि शायद हम जो अन्न खा रहे हैं उसमें एक जहर डाल के हम खा रहे हैं। तो जैसा हम खाएंगे वैसा हमारा जीवन होगा, तो हम कम से कम अन्न तो शुद्ध खाएं। इस दृष्टि को लेके हमारी धरती माँ को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, हमारे मनुष्य जीवन के स्वास्थ्य को बचाना है। इन सब बातों को ध्यान में रख के जब हमने जैविक खेती शुरू की। हुकुम जी अपने खेतों में जैविक फसलें उगाने के लिए जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं। वो मुख्य रूप से हरी खाद, जीवामृत, पंचगव्य, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। थोड़े से गड्ढे बना के और हम डालते हैं इनके ऊपर, जैसे गाय का मूत्र है, गाय का गोबर है और इसमें चूना उसका मिला के जब हमारे कीट लगते हैं तो उसका लेप करते हैं। इसमें थोड़ा सा नीला थोड़ा डाला जाता है और इससे हमारे कीटों की रक्षा हो जाती। जैविक खाद के उपयोग से धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरा शक्ति में सुधार होता गया और पैदावार में इजाफा। इस अभूतपूर्व सुधार से प्रेरित होकर हुकुम जी अपने फार्म हाउस पर ही जैविक खाद बनाने का काम करते हैं। साथ ही आसपास के किसानों को भी जैविक खेती के सकारात्मक परिणामों के बारे में बतलाते हैं। इतना ही नहीं, वो किसानों को अपने द्वारा बनाई जैविक खाद इस्तेमाल करने के लिए भी देते हैं। जैविक खाद बनाने के लिए हमने विशेषकर वर्मी कंपोस्ट जो केंचुओं द्वारा तैयार होता है, उसकी एक बहुत बड़ी यूनिट हमारे पास है। कम से कम 40 किलो के 500 बैगों का उत्पादन हर साल हमारे पास होता है। उसको हम एक नमी युक्त जमीन में डालते हैं और इसके अलावा भी हम है ना जो बसंत ऋतु के समय पे एक बहुत बड़े कहीं गौशालाओं से गोबर की खाद का कलेक्शन किया, हमारे पशुओं के बाड़े से कलेक्शन किया और इसको लाके और एक फर्टिलाइजर में बदल देते हैं। इसके अंदर हर एक सप्ताह के अंदर इसमें गौमूत्र का, इसमें कुछ गुड़ का स्प्रे हमारे किया जाता है ताकि इसमें कुछ हमारे सूक्ष्म जीवाणु इस खाद के अंदर उत्पन्न हो जाए। हुकुम जी बताते हैं कि उनका दायरा खेती तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने फार्म हाउस में प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है जिसमें 42 तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जिसमें से 28 तरह के जैविक उत्पाद बाजार में बेचे जा रहे हैं। उनके जैविक उत्पाद देशी नहीं बल्कि विदेशों में भी भेजे जा रहे हैं। जैविक खेती को बारीकी से समझने वाले हुकुम जी बताते हैं कि प्रकृति में हर जीव का अपना अलग योगदान है। यदि पर्यावरण संतुलन बनाए रखना है तो जैविक खेती को अपनाना ही होगा। हम कहते थे वैज्ञानिकों को कि साहब हमारी धरती बहुत कठोर हो गई है, हम इसका क्या करें? तो वो कहते थे कि इसको बहुत गहरी हंकाई कीजिए गर्मी के अंदर। तो गहरी हंकाई करने से उनका तो मकसद था कि कीट मारे जाएंगे, पर उन कीटों के साथ हमारे जो 70% मित्र कीट थे वह भी मरने लगे। इसलिए हमने हाँकना भी उसको कम कर दिया। मुश्किल से अभी गर्मी की हंकाई 2 या 3 इंच से हम ज़्यादा गहरी नहीं करते, ताकि हमारे कीट जो 10 इंच के नीचे गहराई तक है, धरती के अंदर जो केंचुए हैं, जो हमारे मित्र कीट हैं, वो सुरक्षित रहें। एक छोटी सी सीख से शुरू किया गया उनका ये सफर और आज बड़े पैमाने पर असर दिखा रहा है। उनके क्षेत्र में करीब 400 हेक्टेयर में जैविक खेती की जा रही है, जिसमें करीब 360 किसान अपना योगदान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जैविक खेती का ये दायरा आसपास के क्षेत्रों में भी फैल रहा है, जिससे वर्तमान में ही नहीं भविष्य में भी बेहतर परिणाम मिल सकेंगे। तो देखा आपने कि किस तरीके से रासायनिक खेती करने के बाद हुकुमचंद ने जैविक खेती को अपनाया और अब इसके लाभ उन्हें समझ आ रहे हैं। साथ ही अन्य किसान भी उनको देखकर प्रेरणा ले रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की कहानी को देखकर आपने भी कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। इसी के साथ ही आज के गांव किसान में फिलहाल इतना ही। नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी गाँव किसान में आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।